चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष भारत जापान साझा संकल्प साझा समृद्धि, क्योंकि दोनों देश मिलकर तेजी से आगे बढ़ने को लेकर तत्पर और उत्सुक नजर आ रहे हैं। उस खबर पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। एम्बेसडर सी राजशेखर जी हैं, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर श्रवणी रायचौधरी हैं, जो कि जापान स्टडीज़ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से ताल्लुक़ रखती हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर राजशेखर, पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत और जापान की दोस्ती, और जिसको कहते हैं टाइम टेस्टेड, उस तरीके वाला वो तमाम टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में मौजूदा यात्रा से आज जो हमने 16 आउटकम देखे हैं, ये कैसे एक बड़ा आधार तैयार करते हैं अब इस दोस्ती को आगे बढ़ाने को लेकर? धन्यवाद। नमस्कार। तो आपने सही फरमाया है कि भारत और जापान के बीच में जो मित्रता है, जो भागीदारी है, वो काफी टाइम टेस्टेड है। ये ज्यादातर कोई डिस्कॉर्डेंट, कोई विभेद कोई नहीं रहा है, और इसलिए हमारे बीच में जो रिश्ता है, इसको ग्लोबल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहलाता है। और लेवल जो कैप्शन जो दिया है, ग्लोबल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसमें अभी तक 16वां बायलैटरल द्वैपाक्षिक समिट है, जो हर साल हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, तो अगले साल उनके प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले अगस्त में टोक्यो गए थे, तो उसके बदले में उनके प्रधानमंत्री जो सनाए तकाइची मैडम, जो पहले महिला प्रधानमंत्री जी है वहाँ के, और ये शिंजो अबे जी, जो भारत के खास जो दोस्त कह सकते हैं, उनके भावजाल, उनके आइडियोलॉजी और उनके मेंटी, जो उनसे मेंटरिंग करके ये उनके अगले जनरेशन के लीडर हैं, बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, और चाइना के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, और अमेरिका से काफी मजबूत किया है रिश्ता। और जो पहले थे डिफेंस के क्षेत्र में, जापान अपने खुद ही इम्पोज किया है जो परिमितियां, जो लिमिटेशंस, उनको आगे करके पहली बार उन्होंने जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स की अनुमति दिया है। उनमें जो डिफेंस इंपोर्ट जो कर सकते हैं, भारत भी उनमें जोड़ा गया है। इसलिए अभी तक जो इकोनॉमिक एनर्जी क्षेत्र में जो अच्छा खासा चल रहा था, वो डिफेंस क्षेत्र में भी वो आगे मैत्री बढ़ने के लिए जो भूमिका बनी है। और आज उनके जो मुख्य दिन है, कल आए थे न्यू दिल्ली, तो आज सुबह राष्ट्रपति भवन में उनके शानदार स्वागत किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी और अपने दर्शकों को दिखाई। प्रोफेसर चौधरी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मौका है भारत जापान दोस्ती के लिए, और जो आज समझौते हुए उसमें आर्थिक सुरक्षा को लेकर भी दोनों देशों में सहमति बनी है। जिस प्रकार की एक अनसर्टेनिटी वाली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ऐसे में भारत और जापान जब मिलकर तय करते हैं कि साहब हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे, इसके मायने क्या है? जब हम एक आर्थिक स्टेक होल्डर का रूप से हम लोग दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो जगह मिलता है हमें काम करने का, वो है दोनों देश का जो वल्नरेबिलिटीज है उसको देखते हुए, उसमें समझौता करते हुए निकले। अभी 16 जो पॉइंट्स इस बार दिया गया है, उसमें सारे, और इसका पहले जो 2015 या आगे भी जाके जो हुआ था, सारे देखा जाए तो हमारे यहाँ पे अभी 42 वर्किंग कमिटीज काम कर रहे हैं, काफ़ी टास्क फोर्सेस हैं जो काम कर रहे हैं यही के लिए कि कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्रीज आएँ और कैसे हम लोग अपना रेजिलियंस बढ़ाएं, कि जो रीजनल डिस्ट्रप्शंस है आज के दिन में, उसको कैसे हम लोग उसको नजर रखते हुए कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी लाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खुद देश के लिए नहीं, वो इस रीजन के भी। वही मूल ऑब्जेक्टिव है ये इस बार की जो हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के जो मीटिंग्स हो रहे हैं इसमें। जी मिस्टर राजशेखर, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस नज़र आता है और AI पे ख़ास तौर से जोर दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि जब जापान की टेक्नोलॉजी और एक तरीके से भारत का जो स्केल है, स्पीड है, उसके साथ मिलती है तो उसका एक बड़ा परिणाम न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का विजन के साथ आगे बढ़ते हैं।
टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के नज़रिए से इस आज के 16 आउटकम में किस तरीके से उसको आप देखते हैं? जी, तो जो बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री जी को एड्रेस करते हुए बताए हैं कि एक क्षेत्र में एक नया समझौता हुआ है, जिसमें जो उनका प्रिसिशन इंजीनियर है, जापान मशहूर है दुनिया भर, और हिंदुस्तान का जो सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज हैं, वो दोनों को साथ लाके उनके क्वालिटी और भारत का स्केल और स्पीड जोड़ के वो पूरे दुनिया के लिए फायदा होने वाला पार्टनरशिप बनाने का तय किया है दोनों नेताओं ने। और जो जापान एक और एक बात भी है कि उनके पास बहुत कैपिटल है, जो कैपिटल सरप्लस देश है वो निवेश के लिए। तो एक टारगेट लक्ष्य दिया गया है कि आने वाले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन की निवेश हिंदुस्तान में करे, और जो जापानी कंपनीज जो हैं हिंदुस्तान भारत में, उनका संख्या नंबर दुगना करने के लिए, और जो वेस्ट एशिया पश्चिम एशिया में जो अभी ईरान में जो उथल पुथल हो रहा है, जो उसमें जापान भी और भारत भी काफी उसका असर लिया है, क्योंकि हम दोनों देश वहां से एनर्जी ऊर्जा इंपोर्ट करते हैं। उसमें जो बाधा आ गए हैं, उसके बावजूद कैसे सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट कायम रखे, इस जी पे काफी बात हुए हैं। इसमें एआई के फायदा लेते हुए भारत और जापान भागीदारी बनाएंगे। जी प्रोफेसर चौधरी, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि डिफेंस कोऑपरेशन हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर बात हो, और भारत और जापान एक प्रकार की सोच के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। इंडो पैसिफिक को लेकर भी हमारी साझी सोच और समझ है, रणनीति उस तरीके की एक है। डिफेंस कोऑपरेशन हो, सुरक्षा के कंसर्न्स हो, या फिर इंडो पैसिफिक हो, आपको लगता है कि उस नज़रिए में भी हमारे दोनों देशों की समझ में और बेहतरी और एक विस्तार दिखाई पड़ रहा है आज की इस मुलाकात में, बातचीत में? हाँ जी, अभी ये बातचीत का अलावा भी जापान का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पोजीशन लेने के बाद उन्होंने दो इम्पोर्टेंट चेंजेस लाए हैं उनका डिफेंस सेक्टर में। जो एक तो जीडीपी 2% से ऊपर, जो एक नया दिशा दिया है जापान का डिफेंस सेक्टर को। वो दिशा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि अभी कोऑपरेशन में काफ़ी कुछ चीज़ जो पहले नहीं कर सकते थे, अभी करने का उनका मौका मिलेगा। और ये वजह होगा कि हमारा कोऑपरेशन लगातार अपने दोनों देश के अलावा थर्ड कंट्री में भी वो जाने का बहुत स्पेस है। और ये चीज़ देखा जाए तो आपको ये पता चलेगा, जब आगे बढ़ते हुए देखा जाएगा तो ये पता चलेगा ये सिर्फ डिफेंस कोऑपरेशन नहीं, स्पेस कोऑपरेशन में भी बहुत कीमती एक रोल प्ले करने वाले हैं। जी मिस्टर राजशेखर, किस तरीके से देखा जाए तो अब ईवी की जो बैटरीज हैं उसके निर्माण की बात हो, बायोटेक्नोलॉजी का एरिया हो, डीप टेक की बात हो, मिनरल एक्सप्लोरेशन की बात हो, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम और विस्तार कर रहे हैं, मतलब नए सेक्टर्स में नई पहल दिखाई पड़ रही है। तो हमारी जो दोस्ती है वो ज़्यादा एक्सपेंशन उसका एक तरीके से कह सकते हैं। जी, तो एक्सपेंशन भी डीपनिंग भी, जो आपका जो सही जो बैटरी स्टोरेज में अभी बात ऐसा है कि पूरा दुनिया चाइना पे, चीन पे निर्भर हो रहा है। उनमें काफी तरह जो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए और ऑल्सो टेक्नोलॉजी के लिए, दोनों के लिए। तो दूसरी बात है, अगर कोई दूसरे देश से लिया तो काफी कॉम्पिटिटिव दाम पे नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जापान और भारत का जो भागीदारी का फोकस यही है कि किसी के एक देश, कोई चीन ही नहीं, कोई एक देश पे ज्यादातर निर्भर होने से काफी सप्लाई चेन फ्लोस में रुकावट हो सकता है, कभी बाधा पैदा हो सकता है। इसलिए ये हमारे दोनों का जो द्वैपाक्षिक ये कोशिश ये है कि डाइवर्सिफाई करें हमारे सप्लाई चेन को। और जो एक सीधा सी बात ये कहा है कि प्रधानमंत्री तकाइची सनाए मैडम की जो भारत और जापान के मैत्री और जापान आपस में मजबूत करने के लिए और पूरा आसिया क्षेत्र के लिए भी अच्छा है। मगर एक चेतावनी एक देना चाहता हूं कि जो ये कोई तीसरे देश के खिलाफ, तीसरे देश के प्रति ये
इट इज टारगेटिंग अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर कंट्री, ऐसा वो भी नहीं करना चाहते हैं, हम भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये हम दोनों का मित्रता जीरो सम गेम नहीं है। बिल्कुल, और भारत इस बात को आपस अक्सर में कहता रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी में कि किसी एक देश से दोस्ती किसी दूसरे देश का उससे कोई लेना देना नहीं है, हर दोस्ती अपने आप में यूनिक है। फिलहाल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक